So students, we was doing enthalpies of different type of reaction. Okay, हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. कल हमने किया था enthalpy of combustion and enthalpy of formation. Okay, आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, enthalpy of neutralization. What is the meaning of enthalpy of neutralization? The enthalpy of neutralization of an acid by base is defined as the heat change, usually heat evolved, when 1 gram equivalent of the acid is neutralized by a base. The reaction being carried out in dilute aqueous solutions. Okay, मतलब मान लो आपने कोई एसिड लिया. ओके, आपने एसिड का कितना अमाउंट लेना है? आपने एसिड का एक तो डाइल्यूट सॉल्यूशन लेना है. ओके, और इतना एसिड लेना है जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड हो. तो उसमें जितना उसको रिक्वायर्ड है उतना बेस डालना है आपने, जितना उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए रिक्वायर्ड है. और ये जो बेस है ये भी सॉल्यूशन की फॉर्म में डालना है, डाइल्यूट सॉल्यूशन की फॉर्म में. ओके, उस टाइम आपको पता है रिएक्शन होगी जिसमें एसिड जो होगा उसको बेस जो है that is going to neutralize to give salt and water. ओके, तो आपके पास 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड को न्यूट्रलाइज करते टाइम कितनी एनर्जी इवॉल्व होगी, ये कितनी एनर्जी आएगी, निकलेगी, उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. ओके, एंड सिमिलरली अगर आपने एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेस निकालना हो तो क्या करोगे, तब डेफिनेशन क्या बन जाएगी, द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ बेस by a acid is defined as the heat change when 1 gram equivalent of the base, जहां पे एसिड है वहां बेस कर दो, जहां बेस है वहां पे एसिड कर दो, neutralized by a acid, the reaction being carried out in the dilute aqueous solution. Okay, the enthalpy of neutralization of a base by an acid is defined in a similar manner. For example, when 1 gram equivalent of HCl is neutralized by NaOH or 1 gram equivalent of NaOH is neutralized by HCl, both solution being dilute aqueous, 57.1 kilojoule of heat is produced. Thus may write, जैसे NaOH और HCl जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl के साथ एक्ट करता है, उस टाइम आपके पास कितनी हीट प्रोड्यूस होती है, -57.1 किलोजूल पर मोल. माइनस का मतलब एनर्जी इवॉल्व हो रही है. ओके, तो इट मींस एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl, अगर आप HCl एसिड के लिए देख रहे हो विद NaOH और वाइस वर्सा, अगर आप NaOH के लिए देख रहे हो विद HCl, दैट विल बी 57.1 किलोजूल पर मोल, और पर ग्राम इक्विवेलेंट भी बोलते हैं. ओके, अब आप बोलोगे सर ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या चीज है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे मोल होता है ना, मोल इज द यूनिट टू मेजर द अमाउंट. सिमिलरली 1 ग्राम इक्विवेलेंट भी होता है, दिस इज आल्सो अ यूनिट टू मेजर द अमाउंट. ओके, आपको मैंने चैप्टर नंबर 1 में करवाया हुआ है. ओके, उसमें उसकी वीडियो भी अवेलेबल होगी, अगर कहोगे तो मैं आपको ये भेज दूंगा कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, उस वीडियो में आप देख लेना. ओके, सॉल्यूशंस में है. सो द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, और बाय कोइंसिडेंस या ऐसे बोल लो बाय लॉजिक, किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड की जब न्यूट्रलाइजेशन होती है किसी भी वीक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, वो हमेशा उस टाइम जो एनर्जी इवॉल्व होती है वो 57.1 किलोजूल पर ग्राम इक्विवेलेंट ही होती है. ओके, द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग एसिड, इनमें से कोई भी जो स्ट्रॉन्ग है, विद अ स्ट्रॉन्ग बेस और वाइस वर्सा इज ऑलवेज द सेम 57.1 kilojoule. This is because strong acid, strong base and the salts that they form are completely ionized in dilute aqueous solution. Thus the reaction between any strong acid and strong base in the above case may be written as, जैसे मान लो ऐसा क्यों हुआ कि ये 57.1 किलोजूल पर मोल ही आ रही है, चाहे वो किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड की न्यूट्रलाइजेशन क्यों ना हो रही हो किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ. उसका रीजन है जो आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो भी जैसे ही आप उनको डिसॉल्व करते हो, जैसे मान लो HCl का आप सोल्यूशन बना रहे हो,
तो HCl को आप जैसे ही डिसॉल्व करोगे वो न्यूट्रल आयोनाइज हो जाएगा, H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन प्रोड्यूस कर देगा। इसको तोड़ने की तो जरूरत पड़ी नहीं, ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही टूटा हुआ है। सिमिलरली इसमें जो आप NaOH डालने वाले हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो डालने वाले हो, उसका भी सोल्यूशन बनाते टाइम जब अपन ने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला था, बिकॉज सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही आयोनाइज हो चुका है। मतलब you are not reacting NaOH or HCl, you are reacting two such solution, one of which is containing Na positive and OH negative ion, and second of which are containing H positive ion and Cl negative ion. ओके, तो इनमें तोड़ने की जरूरत पड़ी नहीं, इनमें जस्ट रीअरेंजमेंट हुई है। रीअरेंजमेंट कैसी हुई है? H पॉजिटिव आयन ने OH नेगेटिव आयन को आपस में अट्रैक्ट करके इन्होंने बना लिया वाटर, और Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन ने मिलकर बना लिया NaCl। बट जो NaCl बनता है वो भी एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, तो वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड स्टेट में ही रहता है। ओके, अल्टीमेटली आप ये कह सकते हो कि H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन जब आपस में मिलके वाटर बनाते हैं, ओके, 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन 1 मोल ऑफ OH नेगेटिव आयन के साथ रिएक्ट करके जब 1 मोल ऑफ वाटर बनाते हैं, उस टाइम जो एनर्जी निकलती है वो 57.1 किलो जूल पर मोल होती है। और जब भी किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड में कि कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस डाला जाता है, उस टाइम आपके पास ये वाली रिएक्शन तो होनी है फॉर वाटर फॉर्मेशन। ओके, और जो बाकी आयन बचते हैं, जैसे यहाँ पे Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन बच रहे हैं, वो तो एसिड एज इट इज रहते हैं, उनमें तो कोई चेंज आता ही नहीं है, वो तो कंबाइन होते भी नहीं है क्योंकि वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड ही रहते हैं। ओके, तो इट मींस इस रिएक्शन के लिए जो एनर्जी है निकलती है वो 57.1 किलो जूल पर मोल है। इसलिए किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड की किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ न्यूट्रलाइजेशन करो, मेन प्रोसेस तो यही है जिससे एनर्जी रिलीज हो रही है। ओके, इसलिए आपके पास हमेशा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू यही आती है। Thus, enthalpy of neutralization is the heat evolved for reaction between the H positive ions given by the acid with OH negative ion given by the base to form 1 mole of water. और इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, दैट इज -57.1 किलो जूल पर मोल। ओके, सिंस जैसे मैंने जो अभी बात बोली, अभी ये वो बात बोलने वाले हैं। सिंस स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेस ionizes completely in dilute aqueous solution, the number of H positive ions and OH negative ions produced by 1 gram equivalent of the strong acid and the strong base is always the same. H positive ion और OH negative ion हमेशा सेम ही बनेंगे, चाहे कोई भी आपके पास 1 ग्राम इक्विवेलेंट आप किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड का ले लो और 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस का ले लो। Hence, the enthalpy of neutralization between a strong acid and a strong base is always constant. ओके, बट अगर आप उल्टा कर दो, मान लो आप वीक एसिड को न्यूट्रलाइज करवा रहे हो किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, या किसी स्ट्रॉन्ग एसिड को न्यूट्रलाइज करवा रहे हो किसी वीक बेस के साथ, मतलब दोनों में से कोई एक वीक हो गया। वीक होने का मतलब क्या है? या दोनों भी वीक हो सकते हैं, दोनों वीक एसिड को न्यूट्रलाइज करवा रहे हो वीक बेस के साथ, उस टाइम जो एनर्जी एंथैल्पी निकलेगी उसकी वैल्यू -57.1 किलो जूल पर मोल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? उसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि वीक एसिड से मतलब क्या है, व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय वीक एसिड। जैसे जो आपके पास इसकी एग्जांपल लें, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड। इसको वीक एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता। आपने 10th में शायद पढ़ा होगा ये वाला कंसेप्ट, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में आता है। वीक ये एसिड क्यों है? क्योंकि ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता। ओके, मतलब अगर इसके 100 मॉलिक्यूल्स लोगे, हो सकता है उसमें से 10 मॉलिक्यूल्स आयोनाइज होके ये बना रहे हैं, 90 मॉलिक्यूल एसिड रह रहे हैं। तो 90 मॉलिक्यूल तो एज एसिड बिहेव कर ही नहीं पा रहे क्योंकि वो H पॉजिटिव आयन लिबरेट नहीं करवाते। हाँ, ये हो सकता है कि जब ये H पॉजिटिव आयन रिएक्ट कर जाए तो ये वाला जो इक्विलिब्रियम सेट होता है, वैसे इक्विलिब्रियम की डिटेल में डिस्कशन हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, ये इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाता है, जिससे जो बाकी मॉलिक्यूल बचे हैं वो भी ये वाला रिएक्शन करवाना शुरू कर देते हैं। तब H पॉजिटिव आयन जो बाकी बचे होते हैं वो भी बना देते हैं। ओके, क्लियर? तो जब आपके पास स्टूडेंट्स, आई वाज डिस्कसिंग कि वीक एसिड्स के केस में, मैंने वीक एसिड को अगर स्ट्रॉन्ग बेस से न्यूट्रलाइज करोगे या वीक को वीक से भी न्यूट्रलाइज करोगे, तो उस टाइम आपके पास जो न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू वो 57.1 किलो जूल नहीं आएगी पर ग्राम इक्विवेलेंट, और यू कैन से पर मोल। ओके, क्लियर? बट ऐसा क्यों हुआ?
व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि पहले मैं इसको थोड़ा पढ़ देता हूँ, उसके बाद रीजन बताता हूँ। इन केस ईदर द एसिड और बेस और बोथ आर वीक, द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज यूजुअली लेस देन 57.1 किलो जूल। मतलब इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती तब। द रीजन फॉर दिस may be understood by considering the neutralization of weak acid like acetic acid with strong base like NaOH. Acetic acid ionizes to small extent, whereas sodium hydroxide ionizes completely. Okay? एसिटिक एसिड की आयोनाइजेशन को आप इक्विलिब्रियम रिएक्शन से रिप्रेजेंट कर रहे हो क्योंकि इसकी कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं होती। NaOH की आयोनाइजेशन को आप कंप्लीट आयोनाइजेशन वाले ये वाले एरो से शो कर रहे हो, इसका मतलब होता है कि कंप्लीशन हो जाएगी रिएक्शन की। When H positive ions given by the acid combined with OH negative ion given by the base, जितने भी H positive ion ये बनाएगा उसको रिक्वायर्ड नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन के साथ न्यूट्रलाइज करने पे क्या होगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ वाटर, और उस टाइम एनर्जी निकलती है ना, हमने बोला ठीक। बट कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं हुई पड़ी। बट जैसे जैसे इसका H पॉजिटिव आयन न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये नए ये जो पुराने मॉलिक्यूल जो आयोनाइज नहीं भी हुए होंगे वो भी क्या करेंगे, दे स्टार्ट फॉर्मिंग दीज आयंस। ठीक है। बट इसके लिए हुआ क्या, ये जो एनर्जी निकलेगी H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन की न्यूट्रलाइजेशन में, जब ये एनर्जी निकलती है, ये एनर्जी का कुछ पार्ट इस इक्विलिब्रियम को राइट हैंड साइड को शिफ्ट करने में यूज हो जाएगा। कितना पार्ट यूज हो जाएगा वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितना वीक ये एसिड है। ओके, तो इसलिए 57.1 किलो जूल ऑफ एनर्जी में से जो एनर्जी निकलनी थी, अगर दोनों स्ट्रांग होते, कुछ पार्ट जो है एनर्जी का वो एसिड जो वीक है, या बेस, अगर बेस भी वीक हो सकता है, या बेस जो वीक है उसकी आयोनाइजेशन को बढ़ाने में चला गया। सो दैट्स वाई आपके पास उस टाइम एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है वो 57.1 नहीं आती। जैसे इसको आगे बढ़ते हैं। When H positive ion given by the acid combined with OH negative ion given by the base, the equilibrium one shifted to the right hand side. ये equilibrium राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ से H पॉजिटिव आयन वैनिश होने शुरू हो गए। जब भी कोई भी प्रोडक्ट वैनिश होना शुरू होता है तो इक्विलिब्रियम जो है वो प्रोडक्ट साइड शिफ्ट हो जाता है। दैट इज मोर ऑफ एसिटिक एसिड स्टार्ट डिसोसिएटिंग। A part of heat produced during the combination of H positive ion and OH negative ion is used up for the complete dissociation of acetic acid. इस इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करवाने के लिए थोड़ा सा पार्ट ऑफ हीट यूज होगा। The heat thus used up in is called as the enthalpy of dissociation or enthalpy of ionization. ये जो हीट यूज होगी इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करवाने के लिए उसको हम enthalpy of dissociation बोलेंगे, या आयोनाइजेशन भी बोल सकते हैं कि इसको आयोनाइज करने में इतनी एंथैल्पी यूज हो रही है। एंड इट इज 1.9 किलो जूल फॉर एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के लिए वैल्यू कितनी है इसकी, 1.9 किलो जूल। हेंस द हीट इवॉल्व्ड इन द अबव रिएक्शन, जिसमें आप 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिटिक एसिड लेके उसको 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH से रिएक्ट करवाओगे, उस टाइम क्या होगा, हीट कितनी निकलनी चाहिए थी 57.1, बट उसमें से 1.9 जो है वो इसको डिसोसिएट करने में यूज हो गई, तो कितनी हीट निकलेगी टोटल 55.2 किलो जूल। ओके, एंड जैसे अगर आपके पास इन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस है, विद HCl ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के केस में जो जो इक्विलिब्रियम सेटअप होता है वो कौन सा होता है, दैट इज लाइक दिस, अमोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। तो इसके केस में भी इक्विलिब्रियम को राइट हैंड साइड को शिफ्ट करने के लिए एनर्जी यूज होगी, कितनी यूज होती है इसके लिए 56.5 किलो जूल। इसलिए 1 मोल ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब 1 मोल ऑफ HCl से रिएक्ट करेगा, उस टाइम निकलनी चाहिए तो 57.1 थी, बट ये जो 5.6 किलो जूल ऑफ एनर्जी इसको डिसोसिएट करने में यूज हो गई वो माइनस कर दोगे तो टोटल एनर्जी कितनी निकलेगी 51.5 किलो जूल। तो अगर एसिड और बेस में से दोनों में से कोई एक वीक है या दोनों वीक है, उस टाइम जो एनर्जी की वैल्यू है न्यूट्रलाइजेशन की वो 57.1 किलो जूल नहीं आती। बस ये याद रखना है, उससे थोड़ी कम आती है, थोड़ी या ज्यादा कम आनी है वो डिपेंड करता है कि डिसोसिएशन करवाने के लिए कितनी एनर्जी का यूज हो पा रहा है। ओके, नेक्स्ट आपके पास है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ एंथैल्पी,
अब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? वैसे नेम से लग रहा है कि कुछ सॉल्यूशन से इन्वॉल्व, सॉल्यूशन से कुछ लेना देना है इसका। द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस in a particular solvent is defined as the enthalpy change, amount of heat evolved or absorbed when 1 mole of a substance is dissolved in specific amount of solvent. However, if such a large volume of solvent is taken that further addition of the solvent does not produce any heat, more heat changes, it is called as the enthalpy of solution at infinite dilution. अब ये इसको समझो पहले। सबसे पहले सॉल्यूशन बनते कैसे हैं उसको समझना पड़ेगा हमें। सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमें एक लेना पड़ता है सॉल्वेंट, और उसमें हम ऐड करते हैं सॉल्यूट। सॉल्यूट किसको बोलते हैं? जो लेस अमाउंट में लेना होता है। सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? जो हाई अमाउंट में लेते हैं हम। जैसे HCl का सॉल्यूशन बनाने के लिए HCl जो कि सॉल्यूट है उसको हम डिसॉल्व करते हैं किसमें? वाटर में, जो कि सॉल्वेंट। ओके, जब 1 मोल ऑफ HCl को डिसॉल्व करेंगे इन द एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर, उस टाइम जो हीट प्रोड्यूस होगी दैट इज कॉल्ड एज द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। बट आपने वाटर इतना ज्यादा एक्सेस में ले लिया है कि उसमें 1 मोल HCl डालने पे जितनी हीट निकलनी थी निकल गई। अब उसमें अगर वाटर डालोगे और या कोई और भी सॉल्वेंट जिसमें भी आप बनाना चाहते हो सोल्यूशन, अगर आप उसमें और वाटर डालोगे तब हीट नहीं निकल रही। इट मींस आपने ऑलरेडी सोल्यूशन को बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर रखा है, इससे ज्यादा डाइल्यूट हो भी नहीं सकता वो। या ऐसा बोल लो कि उस डाइल्यूटेड सोल्यूशन में और वाटर डाल के अगर आप उसको और डाइल्यूट करोगे तो तब कोई एंथैल्पी चेंज नहीं आएगा। तो उस टाइम जो एंथैल्पी चेंज आएगा उसको क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके, वैसे अगर क्या होता है, अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन ना हुई हो उस टाइम क्या होता है? उस टाइम मान लो आपने एक सोल्यूशन बनाया, ठीक है, वाटर में HCl को डिसॉल्व किया और इन दोनों को डिसॉल्व करवा के आपने एक सोल्यूशन तैयार किया HCl का। उस टाइम आपने बीकर को टच किया, आपको गर्म लगा, इट मींस एनर्जी तो निकली है। ठीक, नो डाउट एनर्जी निकली है। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद आपने, आपको पता है जब डाइल्यूशन करते हैं इसमें थोड़ा पानी और मिलाओगे तो क्या होगा? ये बीकर थोड़ा और गर्म हो जाएगा, थोड़ी और हीट निकलेगी। वो क्यों निकली? क्योंकि अभी ये सोल्यूशन इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लेवल पे नहीं पहुंचा था। ओके, तो वही बात इसमें कर रखी है कि अगर सोल्यूशन आपने ऐसा बनाया है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लेवल पे पहुंच चुका है, उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अगर ऐसा नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? सिंपल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन बनाते टाइम 1 मोल सब्सटेंस लेके उसका सॉल्यूशन बनाने के लिए कितनी एंथैल्पी निकलेगी, दैट इज कॉल्ड एज द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, सिंपल भाषा में। ओके, फॉर एग्जांपल KCl का सॉल्यूशन बनाना है आपने वाटर में। KCl को डिसॉल्व किया वाटर में, यहाँ पे वाटर को एक्वस लिखा हुआ, और KCl डिसॉल्व हो गया, उसको लिखा KCl एक्वस। उस टाइम कितनी एनर्जी निकली है? दैट इज कॉल्ड एज द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इसको डेल्टा सोल H ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कितनी है? पॉजिटिव में। पॉजिटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है इसका? यहाँ पे पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि जब आपने वाटर में KCl डिसॉल्व करना है उस टाइम, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, अदरवाइज डिसॉल्विंग नहीं होगी। इसकी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव आ रही है। ओके, बट अगर आपके पास कॉपर सल्फेट है, ओके, और कॉपर सल्फेट के केस में, कॉपर सल्फेट के केस में आपने उसमें वाटर डाला और उसका सॉल्यूशन बनाया, ओके, उस टाइम एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव आ रही है। मतलब ये सॉल्यूशन स्पॉन्टेनियसली बन जाएगा। मतलब जैसे ही आप वाटर में कॉपर सल्फेट डालोगे आपको घोलने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद ही बन जाएगा वो। आपको एनर्जी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती। हमने देखे है ना कुछ ऐसे सॉल्यूशंस जिनको क्या होता है, जिनको डिसॉल्व करवाने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उनकी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव होती है। और कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जिनको डिसॉल्व करवाने के लिए उल्टा हीट निकलती है, उसको बोलते हैं उनकी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव है। ओके, क्लियर? तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है। अगर आपकी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव आ रही है मतलब ये वाला सॉल्वेंट, सॉल्यूट, सॉल्यूट भी बोल लो या सब्सटेंस बोल लो,
उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में इजीली डिसॉल्व नहीं होगा, आपको जबरदस्ती हीट दे के करवाना पड़ेगा। और अगर नेगेटिव आ रही है तो इट मींस ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा। ओके, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट the salts like copper sulfate, calcium chloride when present in the hydrated state, आपको पता है ये हाइड्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, dissolve with absorption of heat। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉपर सल्फेट के हाइड्रेटेड सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हो और उसका सोल्यूशन बनाते हो, उस टाइम पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि आपको बाहर से थोड़ी बहुत एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जैसे वाटर को थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा, तब उसमें कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड डिसॉल्व करवाना पड़ेगा। ओके, तो यहां से हमारे दिमाग में क्या जनरलाइजेशन बैठती है कि मोस्ट ऑफ दी जो सब्सटेंस है जब उनका सॉल्यूशन बनाया जाता है उनको थोड़ी सी हीट देनी ही पड़ती है, मतलब जो डिसोल्यूशन वाला प्रोसेस होता है वो ज्यादातर एंडोथर्मिक देखने को मिलता है। It can be generalized that the process of dissolution is usually endothermic। Okay, किनके लिए? For salts which do not form hydrates like sodium chloride, potassium chloride, KNO3, etc., and hydrated salts like copper sulfate .5H2O, copper chloride .6H2O। ये तो जनरलाइज्ड रिजल्ट बोल दिया इन्होंने, बट आपको मेन समझने की जरूरत क्या है कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, कि जब आप किसी सब्सटेंस का एक मोल किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो उस टाइम कितनी हीट निकलती है, दैट इज कॉल्ड एज द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। जैसे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन तो ऑलमोस्ट नेगेटिव आती है ज्यादातर। ओके, वैसे ही आपके पास एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के लिए कोई फिक्स सिंबल नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव, बट ज्यादातर सॉल्ट्स के लिए जो कॉमन सॉल्ट्स हैं उनके लिए एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होती है वो पॉजिटिव हो, सॉरी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो होती है वो पॉजिटिव होती है। ओके, और इसी का रिजल्ट है कि जैसे नमक को अगर गर्म पानी में घोलोगे या ठंडे पानी में घोलोगे तो नमक जल्दी किसमें घुलता है? गर्म पानी में। क्यों? क्योंकि हॉट वाटर में उसको थोड़ी बहुत हीट मिल जाती है, और उसमें जो हीट मिलती है उसकी वजह से वो जल्दी घुलता है। उसका इससे आप ये भी बता सकते हो कि NaCl जो होता है उसको वाटर में डिसॉल्व करना इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस ही ऐसे होते हैं जो हीट लेके फास्ट होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कोई रिएक्शन अगर उसका पता लगाना हो ना कि एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, कुछ ना करो, आप क्या करो, आप ये देखो अगर उस रिएक्शन को थोड़ा सा हीट अप करके करवाएं तो रिएक्शन फास्ट हो रहा है कि स्लो हो रहा है? अगर तो फास्ट हो रहा है इट मींस उस रिएक्शन को एनर्जी चाहिए, तभी वो हीट लेने पे जल्दी जल्दी हो जा रहा है। तो इसका मतलब कि वो आपका कौन सा रिएक्शन है? वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और अगर वो हीट करने पे स्लो हो रहा है इट मींस वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये आगे मैं इक्विलिब्रियम में भी, इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी ये टॉपिक कवर करूंगा, क्योंकि इसको इक्विलिब्रियम से एक्सप्लेन करना ज्यादा इजी रहता है। ओके, तो ये थी आपके पास एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट आपके पास है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन क्या होता है? नेम से इंडिकेट हो रहा है, आपको एटम्स को सेपरेट करना है, या ऐसा बोल लो एटम्स बनाने हैं। किससे बनाने होंगे? मॉलिक्यूल से। ओके, व्हेन वन मोल ऑफ अ गिवन सब्सटेंस dissociate into gaseous atom, the enthalpy change accompanying the process is called as the enthalpy of atomization। अगर आपको किसी कंपाउंड को उसके एटम्स में कंप्लीटली तोड़ना है, जितने भी एटम्स हैं उन सभी को सेग्रीगेट करना है, उस टाइम कितनी एनर्जी लगेगी? दैट इज कॉल्ड एज द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। जैसे हाइड्रोजन को अगर उसके दोनों हाइड्रोजन एटम्स में ब्रेक करना हो, वैसे तो दोनों हाइड्रोजन एटम जुड़ के H2 की फॉर्म में पड़े हुए होते हैं ना, बट अगर आपने सोच लिया मैंने ब्रेक करना है अपने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को, दोनों हाइड्रोजन एटम अलग करने हैं, उस टाइम कितनी एनर्जी देनी पड़ती है? दिस। तो दिस इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। आपने सोचा मीथेन के एक मॉलिक्यूल में कार्बन और 4 हाइड्रोजन होते हैं, मैंने सभी को सेपरेट कर देना है, उस टाइम कितनी एनर्जी लगेगी? 1665 किलो जूल पर मोल। मतलब मीथेन के एक मोल को कंप्लीटली सेपरेट करने में इतनी किलो जूल ऑफ एनर्जी लगेगी, विच इज कॉल्ड एज द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ मीथेन। ओके, अब आप बोलोगे कि सर सोडियम तो पहले ही एटम्स की फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में बनाने हैं, एटम्स शुड बी फॉर्म इन गैसेस स्टेट आल्सो। अगर वो सॉलिड में है तो उसको सॉलिड एटॉमिक फॉर्म से गैसेस एटॉमिक फॉर्म में भेजने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, उसको भी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ही बोलते हैं। ओके, क्लियर?
सो दैट्स इट फॉर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। जैसे अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं, इसमें जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की वैल्यू आ रही है उसको मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी बोल सकता हूं, क्योंकि मैंने दो हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ा है, तो उसकी वैल्यू भी सेम ही होगी। तो फर्स्ट एग्जांपल में एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन इज सेम। ओके, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है ये आगे पढ़ेंगे। वैसे अभी बता रहा हूँ, अगर आपको एक बॉन्ड को तोड़ना है, इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड को तोड़ना है, तो उसके लिए कितनी एनर्जी लग रही है उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ओके, और ये जो थर्ड एग्जांपल है जिसमें सोडियम सॉलिड से सोडियम गैस की फॉर्म में जा रहा है, जब कोई सब्सटेंस सॉलिड से गैस की फॉर्म में डायरेक्ट जाता है विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। तो ये जो वैल्यू को रिप्रेजेंट करी है, ये इसको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सोडियम भी बोल सकते हो, इसको सब्लिमेशन एनर्जी भी बोल सकते हो, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सोडियम, क्योंकि आप ये देख रहे हो कि सोडियम को सब्लिमेट करने में कितनी एनर्जी जाएगी। ओके, क्लियर, दैट्स इट। और सेकंड में कोई ऐसा पर्टिकुलर कुछ और केस नहीं आया, तो इसलिए सेकंड को सिंपली आप यही बोलोगे कि ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है ऑफ मीथेन। ओके, नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। व्हेन वन मोल ऑफ अ कोवलेंट कंपाउंड, कोई कोवलेंट कंपाउंड है आपके पास, बट वो कैसा कोवलेंट कंपाउंड है? पोलर वाला कोवलेंट कंपाउंड है। पोलर कोवलेंट कंपाउंड आप जानते ही हो, जैसे ए और बी के बीच में बॉन्ड बना, बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ए कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ए के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, बी के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ पोलर कोवलेंट कंपाउंड। व्हेन वन मोल ऑफ अ कोवलेंट कंपाउंड ऑन डिसोसिएशन इन वाटर splits to produce ions in the solution, the enthalpy change accompanying the process is called as the enthalpy of ionization. ओके, किसी एक मोल पोलर कोवलेंट कंपाउंड का डिसोसिएट होना, यहाँ पे वन मोल लिख देते हैं, वन मोल ऑफ पोलर कोवलेंट कंपाउंड ऑन डिसोसिएशन इन वाटर, स्प्लिट होके कंप्लीट डिसोसिएट होके अपने जब आयन बनाता है इन दी वाटर, उस टाइम जो एंथैल्पी चेंज आता है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ओके, फॉर एग्जांपल HCl का वन मोल लो, उसको एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने पे H पॉजिटिव कंप्लीटली डिसोसिएट होकर जब वो H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन बनाता है, उस टाइम जो एंथैल्पी चेंज आता है वो कितना है? वो -75.2 किलोजूल पर मोल है। ओके, एंड इट इज कॉल्ड एज द एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। और इसका नेगेटिव आने का मतलब क्या है आप समझ गए होंगे कि HCl को वाटर में डाल के आयोनाइज करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही आयोनाइज हो जाता है। ओके, so that is enthalpy of ionization. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस, नेम से इंडिकेट होता जाएगा कि आपको क्या बात हो रही है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन का मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ आयंस, अगर आपने वन मोल ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ आयन बनाने हैं, उसके लिए कितना एनर्जी चेंज लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस। व्हेन एन आयनिक सॉलिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, free ions are produced in the aqueous solution. For the calculation of enthalpy of formation of an ion in the aqueous solution, the enthalpy of formation of H positive ion is in the aqueous solution is taken as 0. H positive ion के बनने की जो एंथैल्पी है उसको 0 लेके चलते हैं, इसको बनाना नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिकली बना बनाया मिलता है, इसको हमने रेफरेंस मान लिया 0। ओके, सो इसके केस में फॉर एग्जांपल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन, मान लो आपने क्लोराइड आयन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है इन एक्वस सॉल्यूशन, उसको कैसे कैलकुलेट करोगे? आप देखोगे कि ये क्लोराइड आयन कैसे बना, ये देखना ना आपने, बट ये क्लोराइड आयन आया कैसे, कहां से आया? ये HCl से आया। और HCl कहां से बना? हाइड्रोजन और क्लोरीन से बना। तो आपको ये देखना, आपने अल्टीमेटली ये देखना है ना कि क्लोरीन से Cl नेगेटिव आयन बनाने में कितनी एनर्जी लगती है, बट क्लोरीन से Cl नेगेटिव आयन कभी डायरेक्ट बनता ही नहीं है। एक्चुअल में आपको इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी, इस रिएक्शन के लिए चाहिए कि अगर आपने 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन बनाने हैं तो उस टाइम कितना एंथैल्पी चेंज आता है, ये आप चाहते हो, बट ये कभी डायरेक्ट प्रोसेस होता ही नहीं है। मैंने बोला ना कुछ प्रोसेस डायरेक्ट नहीं हो पाते। ओके, बट उनको कैलकुलेट कर सकते हैं कि उनके लिए एनर्जी कितनी लगेगी। यहाँ पे इसके लिए एनर्जी निकालनी है हमें, इसके लिए रिएक्शन ये वाले के लिए एनर्जी निकालनी है, बट ये रिएक्शन कभी डायरेक्ट होता ही नहीं है, इसको बोल लेंगे एंथैल्पी ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ आयन, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, हमने देखा कि क्लोराइड आयन बनते कैसे हैं, इसको इनडायरेक्टली कैसे कर सकते हैं। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन की हेल्प से बनता है HCl, और HCl का एक मोल जब डिसॉल्व होता है तब बनता है जाके Cl नेगेटिव आयन। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को अगर ऐड कर दें, लेट अस कि हमने ये इक्वेशन और ये इक्वेशन ऐड कर दी, तो HCl से HCl कट जाएगा। ओके क्लियर, तो हम क्या बोलेंगे, हाफ M2H2 प्लस हाफ Cl2 इज गोइंग टू गिव H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन। हाफ H2 से H पॉजिटिव आयन बनने की एनर्जी तो जीरो है, क्योंकि हमने बोला उसको जीरो लेना है, तो यहाँ से निकल आएगा ना कि हाफ Cl2 से Cl नेगेटिव आयन बनने की एनर्जी क्या है, निकल गया। इन दोनों रिएक्शंस को आपने ऐड कर देना है। ओके, तो इन दोनों की एडिशन से वो वाली रिएक्शन बन रही है, ये वाली जिसकी आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। ये आगे हमने हेस लॉ पढ़ना है, उसमें भी यही करेंगे। ओके, तो ये वाली वैल्यू बन गई आपके पास, और इन दोनों को ऐड किया, इट मींस इन दोनों रिएक्शन की एंथैल्पीज को भी ऐड करना है। तो इन दोनों को ऐड करो तो कितना आ रहा है आपके पास, -168.0 किलोजोल पर मोल। इट मींस इस रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो कितनी है, -168.0 किलोजोल पर मोल। क्लोराइड आयन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी हो गई, -168.0 किलोजोल पर मोल। फिर यहाँ पे एक तरह का कौन सा लॉ लगा है, हेस लॉ। ओके, अभी तक आपने वो लॉ पढ़ा नहीं है, बट इन दोनों को ऐड करने पे जो है आपके पास ये वाली इक्वेशन बन रही है जो आपको चाहिए थी। ओके, इसकी डेफिनेशन भी नहीं लिखी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड, उस टाइम जो एनर्जी चेंज आता है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर आयन। ओके, ऐसे ही आपके पास एक और एग्जांपल है, इसको आप खुद पढ़ लेना। ओके, आई एम नेक्स्ट, आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन किसको बोलते हैं, अब इसको समझो पहले। मान लो आपके पास ये वाटर है, दिस इज वाटर, उसमें NaCl आपने डाल दिया। मैंने क्या बोला था कि NaCl जैसे ही वाटर में डिसॉल्व होता है वो Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। आपको क्या लगता है ये आयन ऐसा सच ही रहते हैं? नहीं, Na पॉजिटिव आयन क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल, आपको पता है वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, अब तो आप पढ़ चुके हो पोलर नॉन पोलर का मतलब, वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। तो वाटर के मॉलिक्यूल अपने आप को ऐसे ओरिएंटेट कर लेते हैं वाटर के अराउंड, Na पॉजिटिव आयन के अराउंड, जितने भी Na पॉजिटिव आयन है उनके अराउंड वाटर के मॉलिक्यूल अपने आप को ऐसे ओरिएंटेट कर रहे हैं कि जो पार्शियल नेगेटिव वाला पार्ट है वो Na पॉजिटिव आयन की तरफ आ गया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक तरह की इंटरेक्शन शुरू हो जाएगी, ये वाली। ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव आता है, ओके, वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव होता है, दोनों हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव होता है, और ऑक्सीजन और Na पॉजिटिव आयन के बीच में ये जो इंटरेक्शन शुरू हुई, एक तरह का बॉन्ड ही है ये, और बॉन्ड जब बनता है तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी। इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे कि सोडियम आयन की हाइड्रेशन हो गई। सिमिलरली क्लोराइड आयन की भी हाइड्रेशन हो सकती है, कैसे हो सकती है, क्लोराइड आयन के अराउंड वाटर मॉलिक्यूल अपने आप को ऐसे इकट्ठा कर लेंगे कि उनका पॉजिटिव वाला पार्ट क्लोराइड आयन की तरफ हो, मतलब H पॉजिटिव आयन जो है वो क्लोराइड आयन की तरफ हो, क्योंकि हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इसके ऊपर, ऐसे। ओके, तो इनके बीच में इंटरेक्शन बन रही है, तब जो एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन। ओके, अब आप हाइड्रेशन का मतलब समझ गए। जब भी कोई आयन किसी सॉल्वेंट के साथ, और सॉल्वेंट अगर वाटर हो तो उस टाइम उसको हाइड्रेशन बोलते हैं, अगर वाटर ना हो और सॉल्वेंट और आयन की इंटरेक्शन हो उस टाइम जो एनर्जी निकलती है उसको बोलते हैं सॉल्वेशन एनर्जी। यहाँ पे हाइड्रेशन की बात कर रही है, हाइड्रेशन कब किसके लिए यूज होता है, जब आपका वाटर एज अ सॉल्वेंट हो, और जब आयन और वाटर के बीच में इंटरेक्शन आती है ऑन डिसॉल्विंग, उस टाइम जो एनर्जी निकलती है दैट इज कॉल्ड एज द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज when 1 mole of a anhydrous salt combined with required number of moles of water so as to change into hydrated salt is called as the enthalpy of hydration or heat of hydration. Okay, क्लियर। इन्होंने थोड़ा सा अलग कंसेप्ट करके समझाया, मैंने आयंस की हाइड्रेशन बताई,
इन्होंने एनहाइड्रस सॉल्ट की हाइड्रेशन का मतलब बताया। जैसे आपको पता है कॉपर सल्फेट जो है वो 5 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रेटेड फॉर्म में रहना पसंद करता है। तो अगर कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस को 5 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेशन देके उसको हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाए, उस टाइम जो एनर्जी निकलेगी उसको भी हाइड्रेटेड एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन ही बोलेंगे। मैंने आपको जो बताया वो आयंस की हाइड्रेशन का मतलब बताया। वैसे ही आपके पास एनहाइड्रस सॉल्ट भी हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ना, तो उनको हाइड्रेट करने के लिए क्या एंथैल्पी चेंज आया फॉर पर मोल, दैट इज कॉल्ड एज द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। उसके बाद है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन को ऐड करना। द एंथैल्पी ऑफ the amount of enthalpy change that take place when 1 mole of an unsaturated organic compound is completely hydrogenated is called as enthalpy of hydration। ये तो आपने हाइड्रोजनेशन 10th में भी पढ़ते हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि वेजिटेबल घी को उल्टा बोल दिया, वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हाइड्रोजनेशन से। ठीक, वेजिटेबल ऑयल में क्या होती है? अनसेचुरेशन, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। उस डबल बॉन्ड के अराउंड जब हाइड्रोजन ऐड कर दी जाए तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाती है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाती है, ऐसे हो जाता है और ये सैचुरेटेड बन जाता है। ठीक, जब आपने 1 मोल ऑफ अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंप्लीटली हाइड्रोजनेट करना है, उस टाइम कितनी एंथैल्पी चेंज आएगा? दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे इथाइलिन की हाइड्रोजनेशन करवाई जा रही है, तो 1 मोल ऑफ इथाइलिन को हाइड्रोजनेट करने के लिए कितनी एंथैल्पी चेंज आएगा? दैट इज कॉल्ड एज द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइलिन। ओके, इसमें हाइड्रोजन कैसे ऐड करोगे? एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा, एक यहाँ पे, और ये डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, तभी तो ये बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH। ओके, दैट इज कॉल्ड एज द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। नेक्स्ट है आपके पास एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन। नेम से इंडिकेट हो रहा है एक एलोट्रोपिक फॉर्म को दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म में कन्वर्ट करना। The enthalpy change that take place when 1 mole of one form of an allotropic modification changes to another is called as the enthalpy of allotropic transformation। जैसे 1 मोल ऑफ ग्रेफाइट को 1 मोल ऑफ कार्बन में कन्वर्ट करना, उसके लिए डेल्टा H जो आएगा दैट इज कॉल्ड एज द एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सल्फर मोनोक्लिनिक को सल्फर रोम्बिक में कन्वर्ट करना, ये डिफरेंट डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म की बात हो रही है। ओके, इसके लिए जो एंथैल्पी चेंज आएगा दैट इज कॉल्ड एज द एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, इस तरह आपके पास कुछ और टाइप ऑफ एंथैल्पीज भी हैं, जैसे जो फेज ट्रांजिशन में यूज होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? आप समझ गए, सॉलिड से लिक्विड बनना। ओके, जब 1 मोल ऑफ सॉलिड को 1 मोल ऑफ लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एंथैल्पी लगेगी, उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज द एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस इनटू इट्स लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। उसके मेल्टिंग पॉइंट पे ऐसा करना है, बट ये पॉइंट ऐड कर लो अपने डेफिनेशन में, इसको नहीं भूलना। एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इट इज कॉल्ड एज द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और 1 मोल की बात हो रही है तो इसलिए इसको मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी बोल सकते हो, क्योंकि हमने अमाउंट स्पेसिफाई कर दी ना 1 मोल। मोलर वर्ड का मतलब होता है फॉर 1 मोल। जैसे 1 मोल ऑफ आइस को 1 मोल ऑफ वाटर में कन्वर्ट करने में इतनी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन लगती है। ओके, ऐसे ही एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग भी होती है उल्टा। फ्यूजन का मतलब सॉलिड से लिक्विड बनाना, एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है? अगर लिक्विड से सॉलिड बनाना है उस टाइम एंथैल्पी चेंज जो आएगा दैट इज कॉल्ड एज द एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग। वो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का बिल्कुल टोटल माइनस वैल्यू आ जाएगी। जो भी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की वैल्यू आएगी उससे बिल्कुल ऑपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम बट साइन डिफरेंट। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन का मतलब समझ गए, लिक्विड से गैस बनाना। It is the amount of heat required to convert 1 mole of a liquid into its vapor at its boiling point is called as the enthalpy of vaporization। इसको molar enthalpy of vaporization भी बोल सकते हो। ओके, जैसे 1 मोल ऑफ वाटर को आपने 1 मोल ऑफ स्टीम में कन्वर्ट किया, उसके लिए कितनी एंथैल्पी लगी, दैट इज कॉल्ड एज द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ऐसे ही एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का उल्टा होता है एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन। 1 मोल ऑफ गैस को कंडेंस करके 1 मोल ऑफ लिक्विड में कन्वर्ट करना, उसके लिए जो एंथैल्पी चेंज आएगा दैट इज कॉल्ड एज द एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन। और वेपराइजेशन के लिए जो चेंज आया होगा उसके लिए जो वैल्यू आई होगी डेल्टा एच की, उससे टोटल उतनी ही वैल्यू बट नेगेटिव, साइन ऑपोजिट। मतलब इसके केस में
वेपराइज करने के लिए एनर्जी आपको इतनी देनी पड़ेगी। जब इतना वाटर कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में आएगा तो क्या होगा, उस टाइम इतनी एनर्जी निकलेगी। ओके, और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ये मैं पहले बोल चुका हूँ। सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाना विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। ओके, जैसे वो वॉशरूम में पड़ी नहीं होती नेफ्थलीन बॉल्स, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं कभी आती, वो सॉलिड से सीधा वेपराइज हो जाती हैं। ओके, और नेफ्थलीन बॉल्स हम कपड़ों वगैरह में भी रखते हैं सो दैट कि कपड़ों को जो कीड़ा लगता है वो ना लगे। ओके, तो वो सीधा लिक्विड फॉर्म में आती नहीं तो हमारे कपड़े खराब हो जाते। वो सीधा कहाँ जाती है, वो सॉलिड फॉर्म में चली और गैसेस फॉर्म में चली जाती है। Enthalpy of sublimation of a substance is the enthalpy change accompanying the conversion of 1 mole of a solid directly into vapor phase at a given temperature below its melting point. Okay, that is called as the enthalpy of sublimation. Okay, वैसे enthalpy of sublimation की जो वैल्यू है किसी भी सब्सटेंस के लिए, वो उसकी enthalpy of fusion और enthalpy of vaporization का सम ही होता है। क्योंकि एक्चुअल में जितना उस सब्सटेंस को सॉलिड से वेट जितना उस सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए एनर्जी लगेगी और लिक्विड से गैस फॉर्म में लेके जाने के लिए एनर्जी लगेगी। अगर आप सॉलिड से गैस फॉर्म में डायरेक्ट भेज रहे हो तो इसका मतलब यही है कि आपके पास सॉलिड से अगर गैस फॉर्म में भी डायरेक्ट भेज रहे हो तो भी जो एनर्जी लगी होगी वो दोनों का सम हुआ। वो बात अलग है कि आपने उसको एनर्जी एकदम से दे दी उतनी, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो लिक्विड में आए बिना सीधा डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो गया। तो E3 विल बी इक्वल टू E2 प्लस E1। E1 क्या है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, E2 क्या है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, और E3 क्या है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ओके, तो ये वाला पॉइंट आपने हमेशा नोट करके रखना है, ये वाला, दैट इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर? वैसे सब्लिमेट होने को हर सब्सटेंस हो सकता है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे, सब्लिमेट होने को हर सब्सटेंस क्यों हो सकता है, हम तो कुछ एक सब्सटेंसेस को देखते हैं सब्लिमेट होते हुए, जैसे मैंने नेफ्थलीन बॉल को बोला। आप बोलोगे कि सर वाटर तो सब्लिमेट कभी कभी होता ही नहीं है, वाटर हमेशा आइस से पहले अपनी लिक्विड स्टेट में आता है उसके बाद गैसेस स्टेट में जाता है। क्योंकि जो वाटर है उसके लिए सब्लिमेशन कंडीशनें जो हैं वो नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल प्रेशर और नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं आती। अगर इसको किसी अपने सब्लिमेशन वाले टेम्परेचर और प्रेशर पे ले जाया जाए उस टाइम क्या होता है, आइस डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होती है। ओके, वो बात अलग है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और नेफ्थलीन बॉल्स होगी जिनको हम डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं सब्लिमेशन करवाते हुए, इनके लिए जो सब्लिमेशन कंडीशनें हैं ये रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग है, इसलिए ये रूम टेम्परेचर पे डायरेक्ट सब्लिमेट कर जाती हैं। ओके, तो हर एक सॉलिड के लिए सब्लिमेशन की कंडीशन होती है कि किस टेम्परेचर और किस प्रेशर पे ये सब्लिमेट कर सकता है। सब्लिमेट हर कोई सॉलिड कर सकता है। ओके, so these are the some definitions of enthalpies of different type of reactions. Okay, कल हमने करना है सबसे पहले बॉर्न हैबर साइकिल, देन आफ्टर वी विल डू हेस लॉ, और इसके हेस लॉ के न्यूमेरिकल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इनको बड़े अच्छे से करना है, हमने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, बट दिस वी विल डू टुमारो। ओके, दैट्स इट फॉर सर टुडे।